दोस्तों, आज हम चलेंगे उस महातीर्थ की यात्रा पर जहां गंगा नदी हिमालय से निकलकर और भारत के बहुत बड़े भूभाग से भ्रमण करते हुए सागर में आकर मिलती है और जहां भगवान विष्णु के अंश कपिल मुनि का आश्रम भी है। जिस महातीर्थ का महत्व सिर्फ इसी कहावत से पता चल जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है बाकी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार क्यों? तो इसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। साथ साथ हम आपको गंगा सागर यात्रा से जुड़ी हर जानकारी भी देते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा सागर कैसे पहुंचे, यहां पहुंचने में किन किन साधनों का प्रयोग करना होगा, इस यात्रा के सभी चरणों के बारे में, इस यात्रा में लगने वाले समय के बारे में, लो टाइड की वजह से फेरी घाट पर लगने वाला समय कैसे बचाएं और उससे जुड़ी कुछ सावधानियां, यहां कहां रुकें, इस यात्रा में होने वाले विभिन्न खर्चों के बारे में, गंगा सागर में कहां कहां घूमें और गंगा सागर और उसकी यात्रा के पौराणिक महत्व के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको इस यात्रा के हर पहलू की पूरी जानकारी होगी और आपको इस यात्रा में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गंगा सागर कहां है। गंगा सागर कोलकाता से 118 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित सागर नाम के एक द्वीप पर स्थित है। अब जानते हैं गंगा सागर कैसे पहुंचे। गंगा सागर जाने के लिए आप अपने शहर से सबसे पहले कोलकाता आ जाएं। कोलकाता से आपको काकद्वीप पहुंचना होगा, जो कि कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। वहां से फेरी या बोट, जिसको यहां के लोग वेसल भी कहते हैं, लेकर आपको गंगा नदी पार करके सागर आइलैंड पर कचुबेरिया पहुंचना होगा। वहां से फिर से वैन, ऑटो या बस लेकर आपको सागर द्वीप के उस छोर पर पहुंचना होगा जहां गंगा मां और सागर का संगम होता है, जिसे गंगा सागर कहते हैं, और जहां कपिल मुनि का आश्रम भी है। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये यात्रा आप सीधे एक साधन से कोलकाता से गंगा सागर तक नहीं कर सकते। आपको काकद्वीप से गंगा नदी फेरी से ही पार करनी होगी और उसके बाद का सफर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही करना होगा। दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं इस यात्रा के हर पड़ाव के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता से काकद्वीप कैसे पहुंचे। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि आप गंगा नदी काकद्वीप के अलावा नामखाना से भी पार कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पर 95% लोग काकद्वीप से ही गंगा सागर की यात्रा करते हैं। दोस्तों, आप कोलकाता से काकद्वीप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहली, अपनी प्राइवेट टैक्सी या गाड़ी से। दूसरा, वेस्ट बंगाल बस सर्विस से। तीसरा, लोकल ट्रेन से। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं तो छोटी कार जैसे कि डिजायर के कोलकाता से काकद्वीप आने जाने के ट्रैवल एजेंट आपसे 4200 से 6000 रुपए तक मांगेंगे। आपको बार्गेन करके उनको कम से कम में राजी करना है। प्राइवेट टैक्सी वाले आपको काकद्वीप के फेरी पॉइंट पर ले जाकर छोड़ देंगे और आपकी वहीं पर वेट करेंगे। आप जब गंगा सागर के दर्शन कर वापस आओगे तो आपको वापस कोलकाता लाकर आपके होटल पर ड्रॉप कर देंगे। ये कोलकाता से काकद्वीप का एक साइड का सफर 90 किलोमीटर का है। इस यात्रा में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से काकद्वीप कैसे पहुंचे। आप कोलकाता के धर्मतल्ला बस स्टैंड से काकद्वीप के लिए वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट की बस ले लें। बस का किराया 75 रुपए पर व्यक्ति लगता है।
90 किलोमीटर के इस सफर में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप काकद्वीप बस स्टैंड से 3 किलोमीटर पहले लॉट नंबर 8 फेरी सर्विस के लिए उतर जाएं और वहां से 10 रुपए प्रति सवारी देकर बाइक या ई रिक्शा से लॉट नंबर 8 फेरी पॉइंट आ जाएं। अब बात करते हैं लोकल ट्रेन से जाने की। ये सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से नियमित अंतराल पर नामखाना के लिए ट्रेन बनकर चलती है। ये लोकल ट्रेन आपको साउथ सेक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 21 पर मिल जाएगी। क्योंकि लोकल ट्रेन्स यहीं से बनकर चलती हैं, इसलिए आपको नामखाना के लिए सीट्स भी आराम से मिल जाएंगी। सियालदह से नामखाना चलने वाली ट्रेन की डिटेल्स हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप IRCTC की ऐप पर या कहीं और किसी ऐप पर ट्रेन की डिटेल्स चेक करेंगे तो आपको सियालदह से नामखाना के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 ट्रेन ही दिखेंगी, जो कि सही नहीं है। इसलिए आप सियालदह स्टेशन आ जाएं और नामखाना के लिए टिकट ले लें, जिसका किराया 25 रुपए प्रति व्यक्ति है। सियालदह से नामखाना के लिए यहां से थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए अगर आपको अपने टाइम पर ट्रेन नहीं मिल रही तो आप यहां से लक्ष्मीकांतपुर के लिए लोकल ट्रेन ले लें और वहां से आपको नामखाना के लिए बहुत ट्रेन्स मिल जाएंगी। सियालदह से नामखाना जाने वाली ट्रेन लक्ष्मीकांतपुर होकर ही गुजरती है। ये एक इंटरचेंजिंग स्टेशन है। सियालदह से लक्ष्मीकांतपुर के लिए बहुत सारी ट्रेन्स हैं और लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना के लिए भी बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी। नामखाना जाने वाली ट्रेन से आप काकद्वीप स्टेशन पर उतर जाएं। सियालदह से काकद्वीप पहुंचने में आपको लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। काकद्वीप स्टेशन के बाहर ही से ही आपको ऑटो या ई रिक्शा, जिसे यहाँ के लोग टोटो कहते हैं, मिल जाएंगी। ये आपसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करेंगी और 15 से 20 मिनट के सफर के बाद आपको लॉट नंबर 8 जेटी पॉइंट पर उतार देंगी। दोस्तों, हमने अपनी ये यात्रा सियालदह से लोकल ट्रेन लेकर की थी। हमें सुबह 5:12 की लोकल ट्रेन पकड़नी थी, जिसके लिए हमने सुबह 4:30 बजे ही अपने होटल से सियालदह रेलवे स्टेशन के लिए कैब ले ली। इतनी सुबह हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला और हम सिर्फ 10 मिनट में ही सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आज सुबह 5:12 की नामखाना के लिए चलने वाली लोकल ट्रेन आज 5:20 पर चलने वाली थी। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर हमारे सामने आकर लगी और ठीक 5:20 पर वहां से चल दी। इस ट्रेन से 2.5 घंटे का सफर करके हम लगभग 7:30 बजे तक काकद्वीप रेलवे स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन के बाहर से हमें ई रिक्शा मिल गया, जिसको यहाँ टोटो कहते हैं। उसने हमें 15 से 20 मिनट के सफर के बाद लॉट नंबर 8 के फेरी पॉइंट के बाहर उतार दिया। वहां से कुछ कदम चलने पे हम फेरी पॉइंट के टिकट काउंटर पहुंच गए। लकीली जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां से 8:15 बजे की फेरी डिपार्ट होने वाली थी, तो हमें वहां पर बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। हमारे टिकट काउंटर से टिकट लेने के 2-3 मिनट बाद ही फेरी के लिए गेट खुल गए। फिर हम घाट से वेसल तक बने ब्रिज को क्रॉस करके वेसल पर चढ़ गए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दूसरे पड़ाव की, काकद्वीप जेटी पॉइंट से गंगा पार सागर द्वीप के कछुबेरिया जाने की। तो दोस्तों, लॉट नंबर 8 जेटी पॉइंट से हर आधे घंटे में गंगा पार कछुबेरिया के लिए वेसल अवेलेबल है, जिसका किराया मात्र 9 रुपए प्रति व्यक्ति है। पर दोस्तों, लो टाइड की वजह से दिन में कई घंटों तक यह सर्विस बंद भी रहती है। नदी में पानी कम होने की वजह से यह सर्विस बंद कर दी जाती है और पानी नॉर्मल होने पर फिर से शुरू कर दी जाती है। इससे बचने के लिए आप अपने मोबाइल पर गंगा सागर ऐप डाउनलोड कर लें, जिस पर एक दिन पहले शाम को अगले दिन की वेसल अवेलेबिलिटी का शेड्यूल दिया जाता है। अगर आप उसको चेक करके अपनी यात्रा प्लान करें
तो लो टाइड की वजह से होने वाली इनकन्वीनियंस से बच सकते हैं। फेरी से गंगा सागर पार करने में आपको लगभग 40 मिनट लगेंगे। इस फेरी के सफर में आपको बहुत सारी सीगल्स मिलेंगी जो आपके साथ पूरे रास्ते चलेंगी। इस सफर को करते वक्त आप अपने इन नए साथियों को पक्षी दाना भी डाल सकते हैं। आपको ये पक्षी दाना फेरी में ही लोग बेचते हुए मिल जाएंगे। ये प्यारे प्यारे पक्षी फेरी के लोगों के द्वारा डाले गए दाने को खाने के लिए फेरी के साथ पूरे रास्ते साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल सीजन में आते हैं तो आपको फेरी के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मगर अगर आप पौष के महीने में या गंगा सागर के मेले के समय आते हो तो फेरी के लिए आपको 3 से 4 घंटे तक लाइन में वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने तीसरे पड़ाव की, कछुबेरिया से गंगा सागर जाने की। दोस्तों, जैसे ही आप कछुबेरिया घाट से बाहर निकलेंगे, आपको सबसे पहले मैजिक वैन वाले मिलेंगे जो आपसे पूरी वैन बुक करके गंगा सागर आने जाने के 1400 से 1600 तक मांगेंगे। पर वहां से थोड़ा लगभग 100 मीटर आगे चलने पर आप यही यात्रा 40 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से 100 मीटर आगे बस स्टैंड है जहां से आप रेगुलर बस लेके गंगा सागर 40 रुपए प्रति व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। और यहीं पास से ही आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑटो भी मिल जाएंगे जो आपको गंगा सागर बस या ऑटो स्टैंड उतार देंगे। ये रास्ता लगभग 30 किलोमीटर का है जिसको तय करने में आपको 40 से 50 मिनट लगते हैं। इस ऑटो स्टैंड से आगे जाना अलाउड नहीं है। ऑटो स्टैंड से 600-700 मीटर या 5 मिनट दूर ही है वो पवित्र संगम जहां मां गंगा सागर में आकर मिलती है। यहीं पर लोग स्नान करके कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करते हैं। यह रास्ता आप 5 मिनट पैदल चलकर भी कर सकते हैं या बस स्टैंड से ई रिक्शा लेकर भी कर सकते हैं। ई रिक्शा वाला आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेगा और स्नान करने वाले स्थान पर छोड़ देगा। मान्यता अनुसार गंगा सागर के संगम पर स्नान करने के बाद कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं इस महातीर्थ के पौराणिक महत्व की। ये एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कुंभ के मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है जहां हर साल 30 से 40 लाख लोग मकर संक्रांति के अवसर पर एक साथ स्नान करते हैं। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर 5 दिन का गंगा सागर मेला लगता है। ये मेला सागर द्वीप के उस छोर पर लगता है जहां मां गंगा का सागर में संगम होता है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम एक धार्मिक महत्व रखता है। कहते हैं भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। उन्होंने इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया था और यहीं वो अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय के दौरान राजा सगर ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ा जिस जिस राज्य से गुजरता वहां के राजा अपने आप को राजा सगर के अधीन कर रहे थे। ये देख इंद्र को अपना इंद्रासन जाता हुआ नजर आया। उसने छल से उस राजा सगर के अश्वमेध के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। जब काफी समय तक उस घोड़े का पता नहीं चला तो राजा सगर जिनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढने भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बंधा पाया तो उन्होंने कपिल मुनि पर उसकी चोरी का आरोप लगाया और उनको बहुत अपशब्द कहे। इंद्र की इस हरकत से अनजान कपिल मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। तब कपिल मुनि ने कहा कि राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए मां गंगा को धरती पे लाना होगा। राजा सगर के बाद उनके पोते अंशुमान ने गंगा मां को धरती पर लाने के लिए तपस्या की और उनके बाद राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा मां प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन
पृथ्वी लोक पर आईं और हिमालय से अवतरित होते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। मां गंगा की पृथ्वी पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति है। इसलिए इस दिन लाखों लोग गंगा सागर में मोक्ष प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक बार स्नान करने से इतना पुण्य मिलता है जो कई तीर्थ में बार बार जाने से भी नहीं मिल पाता। गंगा सागर संगम से कुछ दूरी पर ही स्थित है कपिल मुनि का आश्रम। दोस्तों, गंगा सागर संगम में स्नान करने के बाद हम चलते हैं कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने। ये लगभग यहां से 200 मीटर दूर है। इस मंदिर में कपिल मुनि राजा सगर एवं गंगा मां के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर में हमें और भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। कपिल मुनि के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी ये गंगा सागर की यात्रा संपूर्ण होती है। अब बात करते हैं इस यात्रा में लगने वाले समय की। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह सुबह कोलकाता से चलकर गंगा सागर के दर्शन करके शाम तक कोलकाता वापस लौट जाते हैं। ये यात्रा एक दिन में आराम से हो जाती है, तो यहां रुकने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फिर भी रुककर इस जगह की दिव्यता और अलौकिक शांति का आनंद उठाना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं यहां पर रुकने के स्थानों के बारे में। अलग अलग बजट अनुसार यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। धर्मशाला, सरकारी गेस्ट हाउस, हॉस्टल, आश्रम, होटल्स। गंगा सागर मेले के दौरान यहां पर टेंट्स की भी व्यवस्था रहती है। हम कुछ जगहों की डिटेल्स देने के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमने 12 बजे तक मंदिर के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हमने मंदिर के बाईं तरफ बिल्कुल साथ में ही स्थित फूड कोर्ट में घर जैसा सात्विक भोजन किया। कुछ समय मंदिर में बिताया और वहां की दिव्यता और अलौकिकता महसूस की। कुछ समय मंदिर की दिव्यता और अलौकिकता महसूस करने के बाद हमने गंगा सागर से वापस कोलकाता जाने की अपनी यात्रा शुरू की। अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे और हमें काकद्वीप से सियालदह जा रही दोपहर के 3:15 की लोकल आराम से मिल सकती थी। हम आपको नामखाना से सियालदह वापस जा रही लोकल ट्रेन की टाइमिंग का शेड्यूल स्क्रीन पर दे रहे हैं। हम कपिल मुनि के आश्रम से ई रिक्शा लेकर वापस ऑटो स्टैंड पर आ गए। फिर वहां से वही 50 रुपए प्रति सवारी देकर ऑटो से कछुबेरिया घाट आ गए। इस सफर में वही हमें 35 से 40 मिनट का समय लगा। कुछ देर फेरी का इंतजार किया और कछुबेरिया से 2 बजे की फेरी लेकर 2:40 तक काकद्वीप लॉट नंबर 8 फेरी पॉइंट पर उतर गए। अभी तक हम सियालदह की 3:15 बजे की ट्रेन के लिए ऑन टाइम पर चल रहे थे। काकद्वीप घाट से फिर वही ई रिक्शा यानी टोटो लेकर हम पहुंच गए काकद्वीप रेलवे स्टेशन और पकड़ ली अपनी 3:15 बजे की वापसी की लोकल। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक दिन में अपनी गंगा सागर की यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो आप सियालदह से सुबह सुबह 5:12 या 7:16 की लोकल ट्रेन ले लें। ये दोनों ट्रेन ही बेस्ट हैं। अगर आप इसके बाद की लोकल लेते हैं तो शायद गंगा सागर की यात्रा आप एक दिन में आराम से ना कर पाए, क्योंकि ये फेरी की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। हमने आपको बताया था लो टाइड की वजह से दिन में कई बार फेरी की सर्विस बंद रहती है। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था, ये यात्रा आप काकद्वीप की जगह नामखाना से भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये यात्रा नामखाना से करना चाहते हो तो काकद्वीप की जगह लोकल से नामखाना रेलवे स्टेशन उतर जाइए। उसके बाद 20 रुपए प्रति सवारी देकर ई रिक्शा से नामखाना फेरी घाट पहुंचे। वहां से फेरी लेकर लगभग 1 घंटे के सफर के बाद गंगा पार बेनूबन घाट उतर जाइए। नामखाना घाट से बेनूबन घाट जाने तक का
फेरी से आपको किराया प्रति व्यक्ति लगभग 40 से 50 रुपए लगेगा। बेलूवन से ऑटो वाले 60 रुपए प्रति सवारी लेंगे और 30 मिनट के सफर के बाद आपको गंगा सागर उतार देंगे। दोस्तों, अब हमारी ये गंगा सागर की दिव्य और अलौकिक यात्रा संपूर्ण होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको जल्द ही लेकर चलेंगे एक और दिव्य और अलौकिक यात्रा पर अपने साथ।